BSc पार्ट थर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे भारत में हरित क्रांति। यानी हरित क्रांति क्या है? ये वाली योजना कृषि के विकास से हेतु यानी निर्मित की गई एक योजना है। प्राचीन काल का अध्ययन करें, वैसे तो भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य करती है, लेकिन कृषि कार्य करने के बाद भी भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में देश से पिछड़ा हुआ था और लगातार जनसंख्या भी क्या हो रही थी, बढ़ती हो रही थी। एक तरफ देश में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है और एक तरफ जनसंख्या भी बढ़ती हो रही है। अतः भारत को खाद्यान्नों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था और भारत खाद्यान्नों का क्या करता था, आयात करता था। इस कारण से अपनी अर्थव्यवस्था लगातार नीचे होती जा रही थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग है तो खाद्यान्नों के आयात में लग जाता था। अतः सन 1966 में कभी 1966-67 में देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक योजना का निर्माण किया गया था और इसी योजना को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति कहा जाता है। सन 1966-67 में देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु कुछ उपाय अपनाए गए थे। उसमें उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, जैविक खाद, सिंचाई, भंडारण तथा विपणन की उचित व्यवस्था की गई थी। सन 1966-67 में देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, जैविक खाद, सिंचाई, भंडारण और विपणन की उचित व्यवस्था करते हुए देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाया गया था और इसी योजना को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति कहा जाता है। इसमें यानी सबसे पहले जो ध्यान दिया गया था वो खाद्यान्नों में दो फसलों पर दिया गया था, एक चावल पर और दूसरा गेहूं। और इसके लिए देश के कुछ निश्चित क्षेत्रों को चुना गया था, जिसके लिए पंजाब, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का चुनाव किया गया था। कौन कौन से क्षेत्रों का? पंजाब का, हरियाणा का और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का चुनाव किया गया था। अगर वैश्विक स्तर पर अध्ययन करें तो हरित क्रांति के जो जनक थे, नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में अध्ययन करें तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। वैश्विक स्तर यानी विश्व में हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग थे। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे।
में उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करते हुए, हरित क्रांति में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करते हुए कृषि के उत्पादन में वृद्धि की गई थी। और ये वाली वृद्धि इतनी थी कि देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होने के साथ ही बाहर निर्यात भी करने लगे। अर्थात खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र गति से क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। इसमें सबसे पहले तो चावल और गेहूं को दिया गया था, लेकिन इसके बाद में मक्का को भी दिया गया था, ज्वार और बाजरा। प्रारंभ में तो 2 ही फसलों को महत्व दिया गया था, चावल और गेहूं को महत्व दिया गया था, लेकिन बाद में बढ़ा के और मक्का, ज्वार और बाजरे को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। अतः कुल मिला के कितनी फसलों पे, 5 फसलों पे। इसमें भी सर्वाधिक जो सफलता मिली थी वो किसको मिली थी, गेहूं को। हरित क्रांति में जो सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई थी वो किसको प्राप्त हुई थी, गेहूं को प्राप्त हुई थी। इसमें 2 किस्में थी, एक सोनार 64 थी और दूसरी रोजा 64 ई। गेहूं की 2 मुख्य किस्में थी, सोनार 64 और रोजा 64 ए। इनको सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई थी और उसके कारण से उत्पादन में वृद्धि हुई थी। इसमें सर्वाधिक रासायनिक खाद को महत्व दिया गया था। किसको महत्व दिया गया था, रासायनिक खाद। और रासायनिक खाद में भी एनपीके को सर्वाधिक महत्व दिया गया। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को महत्व दिया गया था। इसका जो अनुपात रखा गया था वो 4:2:1 रखा गया था। हरित क्रांति इसमें सर्वाधिक महत्व रासायनिक खाद को दिया गया था। और रासायनिक खाद की भी बात करें तो इसमें यानी एनपीके को सबसे अधिक महत्व दिया गया था। और एनपीके का जो अनुपात रखा गया था वो कितना रखा गया था, 4:2:1 रखा गया था। कितना, 4:2:1 रखा गया था। और इसके कारण से वर्तमान में इनका उपयोग होने के कारण से कृषि के उत्पादन में लगभग 50% की वृद्धि अंकित की गई है। अर्थात कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हो गई, दुगुनी वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई, दुगुनी वृद्धि हो गई। 1967-68 में, 1966-67 में तो लागू किया गया था और 67-68 में इसमें बहुफसली कार्यक्रम को अपनाया गया था। कौन से कार्यक्रम को अपनाया गया था, बहुफसली कार्यक्रम को अपनाया गया था। अर्थात एक से अधिक फसलों को इसमें यानी सर्वाधिक महत्व दिया गया था। इसके अंतर्गत लघु सिंचाई योजना, कौन सी, लघु सिंचाई योजना तथा साठ सुविधाओं का विस्तार किया गया था। इसी कृषि के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना तथा 60 सुविधाओं का क्या किया गया था, विस्तार किया गया था। 60 सुविधाओं के लिए कृषि हेतु विद्युत हेतु और बीजों हेतु, इन तीनों के लिए जो पैसा मिलता था वो किससे मिलता था, सरकार से मिलता था। लघु सिंचाई योजना के लिए अनुदान प्राप्त होता था, लेकिन 60 सुविधाओं के लिए जिसमें कृषि, बीजों और विद्युत हेतु जो पैसा दिया जाता था वो कौन देती थी, सरकारी देती थी, सरकारी उपलब्ध करवाती थी। इसके अंतर्गत कृषि के लिए किस किस
स्थापना की गई थी? कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई थी और कृषि उद्योग निगम की स्थापना के अंतर्गत औजार, भंडारण, विपणन, मशीनें आदि सभी की व्यवस्था कौन करती थी? सरकार ही करती थी। अर्थात किसानों को अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने हेतु उन्नत किस्म के खाद का प्रयोग भी किया गया था, रासायनिक खाद का उपयोग भी किया गया था, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का उपयोग भी किया गया था। इस योजना की बात करें तो ये वाला जो कार्यक्रम था वो छोटे व कमजोर किसानों के लिए अधिक लागू किया गया। जिसके लिए? छोटे और कमजोर किसानों के लिए सर्वाधिक लागू किया गया था और उनको सर्वाधिक इसके द्वारा लाभ प्राप्त हुआ था। इसमें कृषि को भी बढ़ावा दिया गया। कृषि को बढ़ावा देने हेतु कृषि शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया गया था और इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और कृषि अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई थी। कृषि को बढ़ावा देने के साथ में कृषि शिक्षा को भी अधिक महत्व दिया गया था और इसके लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई थी। हरित क्रांति का पहला चरण कब चला था? 1966 में प्रारंभ हुआ था और इसके बाद में सन 1975 तक फर्स्ट चरण चला। हरित क्रांति का पहला चरण जो कि सन 1966 में प्रारंभ हुआ था और सन 1975 तक चला था और इसके लिए एक और योजना लागू की गई और वो सिस्टम का समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य का मतलब होता है सरकार द्वारा फसल का निश्चित मूल्य कर दिया जाता है। अगर किसी कारण से उस वस्तु का बाहर मार्केट में मूल्य कम प्राप्त होता है तो सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर सरकार उसको खरीदती है और इसको क्या कहा जाता है? समर्थन मूल्य कहा जाता है। इसके बाद में सन 1973 से लेकर सन 1988 तक हरित क्रांति का सेकंड चरण चला। प्रथम तो कब चला? सन 1966 से 73 से लेकर सन 1988। इसमें कौन सा चरण चला था? द्वितीय चरण चला था। फिर इसके बाद इसमें यानी ये वाला 80 तक था, 81 से लेके 91 तक थर्ड चरण चला। वैसे इसको 88 तक लागू किया गया था, लेकिन इसी के बीच में कौन सा चरण चालू कर दिया गया था? हरित क्रांति का तीसरा चरण भी लागू किया गया था और इसमें कृषि का जो जीडीपी योगदान था, ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वाला पहले कितना था? 4.47 था। 4.47 से बढ़ के और कितना हो गया था? 8.2% हो गया। अर्थात लगातार जीडीपी में भी क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। हरित क्रांति के कारण से कृषि के प्रारूप में भी परिवर्तन हो गया था। क्या परिवर्तन हुआ था? पहले किसान निर्वहन कृषि करता था और कृषि का प्रारूप परिवर्तन हो गया और वो कौन सा हो गया? व्यापारिक कृषि। पहले किसान कौन सी कृषि करता था? निर्वहन कृषि करता था
और निर्वहन कृषि से मतलब होता है मनुष्य अपने या अपने परिवार के भरण पोषण हेतु अगर कृषि कार्य करता है तो इसे क्या कहा जाता है? निर्वहन कृषि कहते हैं। लेकिन इसके बाद में मनुष्य ने कौन सी कृषि करना प्रारंभ कर दी? व्यापारिक कृषि, जिसके अधिकांश उत्पादों को बाहर बाजार में क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। अब इसके सन 1978 के बाद में जैसे वित्तीय चरण चालू हुआ था, 1978 के बाद में देश ने खाद्यान्नों का आयात क्या कर दिया? बंद कर दिया। लगभग न के बराबर आयात होता किसका? ओनली खाद्यान्नों का। और कृषि फसलों में वृद्धि होने लगी और फसलों का योगदान रबी की फसलों का अध्ययन करें, वो योगदान 32% से बढ़ के कितना हो गया? 80% हो गया। कितना हो गया? 32% से बढ़ के 80% हो गया। इसमें पहले 50 की वृद्धि हुई थी और बाद में कितनी की होगी? 80 की होगी। अर्थात लगातार ग्रोथ क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। उत्पादन में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी इसमें भी 3 राज्य ऐसे थे। कौन कौन से? हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। भाई हरित क्रांति की सफलता की बात है तो सर्वाधिक जो सफलता मिली थी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। अगर अपन फसल की बात करें तो सर्वाधिक सफलता किसको मिली थी? गेहूं को। हरित क्रांति को सबसे अधिक सफलता 3 राज्यों में मिली थी, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से। और इसमें भी किसको मिली थी? गेहूं को सबसे अधिक सफलता मिली थी। अगर चावल की बात करें तो चावल के लिए डेल्टाई प्रदेशों में या फिर बाद में तटवर्ती क्षेत्रों में सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई थी। चावल को सबसे अधिक जो सफलता प्राप्त हुई थी वो या तो डेल्टाई क्षेत्रों में प्राप्त हुई थी या फिर बाद में तटवर्ती क्षेत्रों में इसको सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई थी। इसमें भी सबसे अधिक जो सफलता प्राप्त हुई थी वो उन किसानों को प्राप्त हुई थी जिनके पास में 10 एकड़ से अधिक की भूमि उपलब्ध है। कितनी है? 10 एकड़ से अधिक की भूमि उपलब्ध है, उनको सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई थी। अब इसमें हरित क्रांति की कुछ समस्याएं थी। समस्या में सबसे पहले आता है हरित क्रांति लागू कहां की गई थी? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, सॉरी उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। अतः दूसरे राज्यों में कृषि पर ध्यान ही नहीं दिया गया। हरित क्रांति को जो सबसे पहले लागू किया गया था वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। ये वाले राज्य कृषि की दृष्टि से पहले ही प्रसिद्ध थे और इनमें फिर हरित क्रांति को लागू कर दिया तो इनमें उत्पादन क्या हो गया? अधिक हो गया। इनके उत्पादन में तो वृद्धि हो गई लेकिन दूसरे राज्यों की उपेक्षा की गई है और उसके कारण से प्रादेशिक असंतुलन व्याप्त हो गया। एक प्रदेश का विकास हो गया, दूसरे प्रदेश का विकास ही नहीं। दूसरी बात करते हैं हरित क्रांति में गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, जवार, इन फसलों को अधिक महत्व दिया गया और दूसरे फसलों की उपेक्षा की गई। अतः उनके उत्पादन में
कमी होती है और इसके कारण से दलहन और तिलहन इनके क्षेत्रफल में भी कमी हो गई और इनके उत्पादन में भी क्या हो गई, कमी हो गई। तीसरी बात आती है हरित क्रांति के कारण मशीनीकरण को अधिक बढ़ावा मिला और जब मशीनीकरण को अधिक बढ़ावा मिला तो कृषि जो मजदूर थे, जो कृषि कार्य कर रहे थे, उनमें बेरोजगारी अधिक बढ़ गई। कृषि क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी मजदूर थे उनमें बेरोजगारी की प्रवृत्ति भी क्या हो गई, बढ़ती हो गई। इसके बाद में सन 1983-84 में हरित क्रांति के लिए नई नीति को लागू किया गया, जिसके कारण से उन फसलों पर भी महत्व दिया गया जो कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पादित होती है, क्योंकि कौन से क्षेत्रों का विकास करना था, उन क्षेत्रों का सर्वाधिक विकास करना था जहां पे वर्षा की मात्रा कम होती है। और इसके साथ में व्यवसायिक फसलों के उत्पादन में जोर दिया गया। अतः भूमि की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया। किस पे ध्यान दिया गया, भूमि गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया और जल प्रबंधन पर ध्यान दिया गया, जिसके लिए वाटर शेडों का निर्माण किया गया। पशुपालन को भी महत्व दिया गया और मत्स्य पालन को भी महत्व दिया गया। इन दोनों को भी किसमें सम्मिलित कर लिया गया, हरित क्रांति में। उचित ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया गया। क्या उपलब्ध करवाया गया, उचित ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया गया और ग्रामीण क्षेत्र की अवसंरचना का क्या किया गया, ग्रामीण अवसंरचना विकास किया गया। अतः सन 1983-84 के बाद में हरित क्रांति के प्रारूप में क्या लाया गया, परिवर्तन लाया गया। ये था हरित क्रांति। इतना ही, धन्यवाद।